हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर करते हैं डेली लुसेंट ज्योग्राफी। आज के लुसेंट ज्योग्राफी में जो टॉपिक है वो है भारत की कृषि। यहाँ पे देखिए, आज के ज्योग्राफी में टॉपिक है भारत की कृषि। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर दिए थे भारत की मृदा, भारत की झील, भारत के जलप्रपात, ये सब हम इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर दिए थे। जैसे देखिए लवणीय मृदा, पीटमय मृदा, वन मृदा, ये सब हम कवर कर दिए थे। वो वीडियो लगभग 49 मिनट का वो वीडियो है। तो ये देखिए, आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत की कृषि। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं पेपर में, 2-3 साल के किसी न किसी एग्जाम में हर साल आते हैं। तो देखिए भारत की कृषि में क्या कह रहा है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। यानी कि 24% भूमि जो है बंजर है। ये सब जो डेटा है याद रखना है, क्योंकि आंसर राइटिंग में भी इसका यूज करते हैं और इसका ये प्री में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए भारत की कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत कृषि भूमि है, 51%। और 4% पर चारागाह होता है, यानी चराई वगैरह होता है। और लगभग 21% भूमि पर वन है, फॉरेस्ट है। और 24% भूमि जो है वो बंजर है, बिना उपयोग की है। बंजर का मतलब बिना उपयोग की है। नेक्स्ट है कृषि राज्य का विषय है। तो कई बार पेपर में पूछता है कि कृषि राज्य का विषय है, संघ का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है। तो कृषि जो है राज्य का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 14 में है। तो ये भी जो है कृषि, इसका वर्णन किस में है, तो राज्य का विषय यानी विषय जो है वो संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित है। कृषि आयोग, राष्ट्रीय कृषक आयोग NFC ने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। तो कब इसने NFC ने कब ये प्रस्तुत किया था सिफारिश, तो 4 अक्टूबर 2006 को। आगे है भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको बनाया गया था अंतरिम मंत्रिमंडल में, और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ। तो देखिए विभिन्न प्रकार के कृषि विधियाँ दिया हुआ है यहाँ पे देखिए है सेरीकल्चर जो है वो है रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर है रेशम कीट पालन। उसके बाद है एपीकल्चर, वो है मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर, ये है मत्स्य पालन। और फ्लोरिकल्चर, ये है फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। बर्मीकल्चर, केंचुआ पालन। पोमोकल्चर, फलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर, ये है बागवानी। एरोपोनिक, यह है हवा में पौधों को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित कृषि। और उसके बाद है यहाँ पे देखिए, भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। यहाँ पे देखिए भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है। चाय की पत्तियों में क्या चीज़ की प्रचुरता पाई जाती है, कैफीन तथा टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। भारत में सबसे अच्छा चाय कहाँ पे पैदा की जाती है, दार्जिलिंग में। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पे पैदा होती है, ताइवान में पैदा होती है। नेक्स्ट है सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन सा होता है, अरेबिका। कहवा की अन्य 2 किस्में हैं, रोबस्ता और लिबेरिका। कौन है, कहवा की अन्य 2 किस्में क्या है, रोबस्ता और लिबेरिका। आगे है मोचा कहवा, यमन में उगाई जाती है। मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है, यमन में उगाई जाती है। नेक्स्ट है मक्का में व्हाइट बड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। यहाँ पे देखिए मक्का में व्हाइट बड एवं धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण
होता है। आगे है, भारत में फूलों की खेती 9% आर्किड से प्राप्त होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% किससे प्राप्त होता है? आर्किड से। आर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। ये सारे चीज़ें आर्किड के फूल से किए जाते हैं। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब नॉर्थ में इसकी जलवायु नॉर्थ में होती है। जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व हिमाचल प्रदेश आर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश को किस स्टेट के रूप में जाना जाता है? आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। हाँ, तो देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। ग्वार तथा क्लस्टर बीन एक ल्यूग्यूमिनस फसल है। ग्वार तथा क्लस्टर बीन क्या है? एक ल्यूग्यूमिनस फसल है। नेक्स्ट है देखिए, ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आगे है, वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शेल गैस से निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ग्वार गोंद का उपयोग किस में किया जाता है? तो शेल गैस के निष्कर्षण में, जो शेल में जो गैस फंसे होते हैं उसको निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। आगे है, जो राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ये पूछता है पेपर में कि जो सबसे बड़ा उत्पादक ग्वार गेंद का कौन सा राज्य है? तो ये जो है, नेक्स्ट देखिए, जो ये है कि राजस्थान ग्वार गेंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान जो है वो ग्वार गेंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट देखिए है, कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्या है यहाँ पे देखिए, कर्नाटक सुपारी तथा कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में चिकमंगलूर कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में जो है कॉफ़ी की खेती के लिए कौन प्रसिद्ध है? चिकमंगलूर। नेक्स्ट है, नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पूछता है कि अंगूरों के पैदावार के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो ये महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, वो काफ़ी प्रसिद्ध है अंगूर के उत्पादन के लिए। जैसे लीची के लिए मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है, उसी तरह अंगूर के लिए नासिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है? केरल में। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। तो ये भी पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से प्राप्त होता है? जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया। तो जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य किसको घोषित किया गया है? तो सिक्किम को। तूर को ही अरहर कहते हैं। कहीं कहीं पे एनसीईआरटी बुक में आप लिखा देखे होंगे तूर। तो तूर जो होता है वो अरहर ही होता है। लाल चना तथा पीजन पी के नाम से जाना जाता है। अरहर जो है तूर को लाल चना तथा पीजन पी के नाम से जाना जाता है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। तो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों कौन सा है? भारत। नेक्स्ट देखिए है, लंबे रेशे वाली, यहाँ पे देखिए, लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। लंबे रेशे वाले अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। कपास पर फूल होने के समय आकाश क्या होना चाहिए? बादल रहित होना चाहिए, यानी कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश यूएसए है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? यूएसए।
आगे है अन्न भंडारण करते समय दोनों में नरमी, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अन्न भंडारण करते समय दोनों में नमी 10% से नीचे होना चाहिए। अन्न भंडारण करते समय दोनों में नमी 10% से नीचे होना चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय होता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। दलहनी फसलों के लिए उत्पादन के लिए क्या आवश्यक तत्व है? कोबाल्ट। आगे ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऋतुओं के आधार पर सबसे पहले देखेंगे रब्बी की फसल। कब से ये भी पूछता है, इससे भी जो इसका कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर पूछ दिया कि आलू बताइए कौन सी फसल है, रब्बी की, खरीफ की, गर्म फसल है, तो आलू जो है रब्बी फसल है। कह रहा है कि जो रब्बी फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि। क्या क्या है रबी का फसल? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि जो है ये रबी की फसल है। खरीफ फसल है दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद जो फसल बोई जाती है उसको कहते हैं खरीफ फसल। यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसल है, ये खरीफ फसल मुख्य कौन सा है? धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन आदि। नेक्स्ट देखिए गर्मा फसल, जिसको जायद फसल भी कहते हैं। यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट, मरुआ। तो ये सब जो है गर्मा फसल कहलाता है। मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त यानी गर्मी में ही बोई जाती है, गर्मी में ही उसको काट ली जाती है। तो ये जो होता है गर्मा फसल कहलाता है। इसकी मुख्य फसल है राई, मक्का, ज्वार, जूट, मरुआ। ये देख लिए हम। सोयाबीन कौन सा फसल है? तो सोयाबीन जो है खरीफ फसल है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र। आया हुआ क्वेश्चन है, इससे आते हैं क्वेश्चन की बताइए जो है चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है कटक ओडिशा में। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह है नागपुर महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? यह है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। नेक्स्ट है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है शिमला हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह है जोरहाट असम में। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह है चिकमंगलूर कर्नाटक में। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह है कोट्टायम। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र ये चिकमंगलूर कर्नाटक में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र ये जो है कोट्टायम। नेक्स्ट देखिए है केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र ये है मैसूर में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र ये है बैरकपुर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये है राजमुंद्री में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान यह है कासरगोड में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यह है कानपुर में। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान यह है हैदराबाद में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यह है बेंगलुरु में। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र यह है पूना में। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र यह है देहरादून में। नेक्स्ट देखिए है भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा बिहार में हुई थी। 1936 में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। कब नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया? 1936 में स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। कब हुआ था? 1905 में। कहाँ पे हुआ था? पूसा बिहार में हुआ था। 1936 में इसे नई दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 23 मई 1929 को की गई। इसका मुख्यालय अभी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे देखिए
प्रमुख फसलों का जन्म स्थान। अब हम देखेंगे कि कौन फसल कहाँ से, किस फसल का सबसे पहले उत्पादन कहाँ पे है, वह यानी कि उस फसल का जन्म स्थली कहाँ पे है। जैसे धान का जो जन्म स्थान है वो भारत और इंडोनेशिया है। मक्का का मध्य अमेरिका है। गेहूं का मध्य एशिया है। तंबाकू का दक्षिण अमेरिका है। रबर का दक्षिण अफ्रीका है यानी ब्राज़ील है। उसके बाद उड़द का भारत है। मसूर का चीन है। अमरूद का अमेरिका है। टमाटर का मेक्सिको है और बाजरा का अफ्रीका है। नेक्स्ट है जौ का चीन है। अरहर का अफ्रीका है। सोयाबीन का चीन है। मूंग का भारत है। उसके बाद ज्वार का भारत है और चाय का चीन है। कहवा का ब्राज़ील है। आलू का पेरू है और गन्ना का भारत है। तो हमने देख लिए कौन से फसल का जन्म स्थान कहाँ पर है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ भारत में सिंचाई, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।